हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोचिंग अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं तुम्हारे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जो भी बच्चे कोचिंग अड्डा पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं या ऑफलाइन बेच लेना चाहते हैं या ऑनलाइन बेच लेना चाहते हैं, जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आज से ही हमारे कोचिंग संस्थान पर नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जो बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इनके अलावा भी हमारे कोचिंग संस्थान पर 11th-12th में जो बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, बट आज से एक नया बैच और स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या कंटेंट करवाया जाएगा, कैसे तैयारी करवाई जाएगी, या जो भी इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को चाहिए, तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए अपने स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम योनि का तापमान होना चाहिए, यानी कि अपने क्या कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल वेजाइना जो यूज कर रहे हैं उसके लिए अपने को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अपना पहला ऑप्शन है 39 से 42 डिग्री सेल्सियस, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 39 से 42 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 39 से 42 डिग्री सेल्सियस अपने क्या रखते हैं? कृत्रिम योनि यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर रखते हैं। किसके लिए? जो अपने क्या करते हैं, आर्टिफिशियली अपने सीमन का कलेक्शन करते हैं, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 39 से 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय, भैंस, बकरी के मध्य चक्र कितने दिन का होता है? यानी कि क्या पूछा है? स्ट्रेस साइकिल। अब स्ट्रेस साइकिल होता क्या है, पहले वो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। जब अपना पशु क्या होता है, मेटिंग के लिए अपनी एक्साइटमेंट शो करता है तो उसको क्या बोला जाता है? हीट पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीट पीरियड बोला जाता है, या अपने क्या बोल देते हैं उसको? स्ट्रेस पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेस पीरियड। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोला जाता है? मध्यकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्यकाल बोला जाता है। अब क्या हुआ, पशु में मध्यकाल आया, फिर उसके बाद वापस से जब दोबारा मध्यकाल आएगा तो बीच में जितना टाइम पीरियड रह गया, बीच का जो जितना समय है उसको अपने क्या बोला जाता है? मध्य चक्र बोला जाता है। यानी कि एक मध्यकाल था वो स्टार्ट हुआ, वो कंप्लीट हो गया मध्यकाल। अब दोबारा से मध्यकाल आने में जितना जो समय लगेगा उसको क्या बोला जाता है? मध्य चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य चक्र बोला जाता है। तो तुम्हारे यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि मध्यकाल क्या होता है और मध्य चक्र क्या होता है। होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे कि मध्य चक्र कितने दिन का होता है? किसके अंदर? गाय, भैंस और बकरी के अंदर। क्या 21 डेज का होता है? क्या 28 डेज का होता है, या 35 डेज का होता है, या 40 डेज का होता है? तो बताओ मेरे को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो मध्यकाल है, मध्य चक्र है, वो कितने दिन का होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 21 डेज। यानी कि 21 दिन का क्या होता है? मध्य चक्र होता है। यानी कि मध्यकाल आया, फिर मध्य चक्र कितने? 21 डेज का रहा, फिर उसके बाद 21 डेज जैसे ही पूरे होंगे वापस क्या आएगा? मध्यकाल आएगा। तो ये साइकिल क्या है? ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हे में किस विटामिन की अधिकता होती है?
यानी कि जो अपना संरक्षित जो चारा है उसमें अपनों ने पढ़ा था साइलेज पढ़ा था और क्या पढ़ा था, हे पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या पूछा है, जो अपना संरक्षित चारा जो है उसके अंदर कौन सी विटामिन जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या उसमें विटामिन ए अधिक होती है, विटामिन सी अधिक होती है, विटामिन डी अधिक होती है या विटामिन ई अधिक होती है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी। क्या होगा, हे के अंदर क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा विटामिन तो सारी पाई जाती है, बट इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले फटाफट सभी वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, किण्वन द्वारा संरक्षित चारा कौन सा है। संरक्षित चारे कितने थे, 2 थे। तो उन संरक्षित चारों में से किण्वन यानी कि किसमें फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा तैयार किया जा रहा है, कौन सा तैयार किया जा रहा है, क्या हे है या तूड़ी है या साइलेज है या फिर सभी के सभी है या फिर इन सभी को ही क्या किया जाता है, किण्वन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अपने पास राइट आंसर क्या होगा, साइलेज। क्या होगा, साइलेज। साइलेज को अपने कैसे तैयार करते हैं, किण्वन की क्रिया द्वारा तैयार करते हैं। अपने क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, जो अपने पास हरा चारा होता है उसको अपने क्या करेंगे, उसकी कुट्टी बनाकर इसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से क्या कर देते हैं, एयर टाइट कर दिया जाता है। अलग अलग मेथड होते हैं, ये कौन सी है, ये गड्ढा विधि है। तो इसके अलावा और भी मेथड होते हैं बट मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ। जो गड्ढा विधि है इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जो अपना हरा चारा है वो इसके अंदर डाल देंगे कुट्टी बनाकर काट कर और फिर अपने क्या करेंगे, इसको ऊपर से क्या कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे। जब एयर टाइट कर देंगे तो इसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन तो सारी यूज हो जाएगी और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो कौन सी क्रिया होगी, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होगा तो फिर अपने पास क्या बन जाएगा, साइलेज बन जाएगा। उसको क्या बोला जाता है, उस चारे को साइलेज बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास क्या है, सी यानी कि साइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मध्यकालों के बीच शारीरिक क्रियात्मक घटनाक्रम कहलाता है। यानी कि क्या क्वेश्चन है, द साइकिल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बिटवीन 2 पीरियड्स इज कॉल्ड। यानी कि 2 मध्यकाल हैं उनके बीच का पीरियड जो होता है वो क्या कहलाएगा। पहले अपनों से क्या पूछा था, 2 मध्य चक्कर के बीच में, तो वो क्या था, और 2 मध्यकाल के बीच में क्या था, ये सारा मैं आपको समझा के आई हूँ लास्ट क्वेश्चन में कि क्या मध्यकाल होता है, क्या मध्य चक्कर होता है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर 2 मध्यकाल हैं उनके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको क्या बोला जाएगा। क्या उसको मध्यकाल बोला जाता है, मध्य चक्कर बोला जाता है, यौवनारंभ काल बोला जाता है या क्या बोला जाता है, काविंग बोला जाता है। इसके साथ साथ बाकी ऑप्शन भी मैं पहले तुम्हें करवा चुकी तो उनका भी मुझे आंसर देना। तो 2 जो मध्यकाल हैं उनके बीच का पीरियड क्या कहलाएगा, मध्य चक्कर कहलाएगा। अगर पूछा जाए 2 मध्य चक्कर के बीच का पीरियड क्या कहलाता है तो मध्यकाल कहलाता है। 2 मध्यकाल के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, मध्य चक्कर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मध्य चक्कर होगा। क्या होगा, मध्य चक्कर होगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि प्यूबर्टी क्या होता है और काविंग क्या होता है। फटाफट बताओ कमेंट सेशन में क्या होगा, शॉर्ट में लिख दिया करो कि हाँ ये वाली चीज ये है। तो मैं बताती हूँ, यौवनारंभ काल क्या होता है, यानी कि प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है, जब अपना जो भी एनिमल है वो जब प्रजनन योग्य हो जाता है, जब वो प्रजनन योग्य हो जाता है तब अपने उसको क्या बोला जाता है, यौवनारंभ काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यौवनारंभ काल बोला जाता है। अपनी गाय जो होती है उसकी प्यूबर्टी स्टेज कब आ जाती है, जब वो 18 से 24 मंथ की हो जाती है। जब वो 18 से 24 मंथ की हो जाती है। भैंस कब आती है, जब वो 30 मंथ की हो जाती है। कब, वो जब 30 मंथ की हो जाती है। काविंग क्या कहलाता है, काविंग तो कहलाता है एक्ट ऑफ पास्चुरेशन, यानी कि बच्चा देने की प्रक्रिया। गाय भैंस के अंदर बच्चा देने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है,
उसको कार्विंग बोला जाता है। फोर्थ अपना क्वेश्चन क्या है? फोर्थ अपना क्वेश्चन अब कहां से आ गया? सिलेक्शन वाले टॉपिक से। जो वर्ण वाला जो टॉपिक करवाया था वहां से क्वेश्चन आया है। छोटी उम्र के पशुओं के चयन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, यानी कि विच इज द सुटेबल मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ यंग एनिमल्स। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या उसको संतति परीक्षण बोला जाता है, वंशावली चयन बोला जाता है, व्यक्तिगत चयन बोला जाता है, या पारिवारिक चयन बोला जाता है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा वंशावली चयन, यानी कि पेडिग्री मेथड। जो ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है, तो तुम देखना कि वंशावली जो या पेडिग्री जो सिलेक्शन है उसी को क्या बोला जाता है? पारिवारिक चयन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पारिवारिक चयन भी बोला जाता है। जिसने बी दिया है, डी दिया है, उनका क्या है? राइट है। तो किसके लिए अपने करते हैं? छोटे उम्र के पशुओं की अगर अपने चयन करना है, जो उम्र में छोटे हैं उनका चयन करना है, तो अपने कौन सा चयन करेंगे? वंशावली चयन करेंगे। इसमें क्या देखा जाता है? जो पेरेंट्स जो होते हैं उनका रिकॉर्ड देखा जाता है और उसके आधार पर अपने क्या कर लेते हैं? जो छोटी उम्र के जो पशु हैं उनका चयन कर लिया जाता है। आगे और भी जो बाकी ये ऑप्शन बच गए, इनके क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहीं पे अपने इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फटाफट जाकर पहले तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फटाफट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। सातवां क्वेश्चन है, वंशावली चयन में कितनी पीढ़ियों के रिकॉर्ड देखे जाते हैं? अभी जो मैंने तुम्हें बताया था, जो पारिवारिक चयन है, वंशावली चयन है, जिसे क्या बोला जाता है? पेडिग्री मेथड भी बोला जाता है। उसके अंदर अपने कितना उनकी जो उनके पेरेंट्स है कहाँ तक अपने उनका रिकॉर्ड देखेंगे? कितनी जनरेशन तक देखेंगे? 1 तक, 3 तक, 2 तक या 4 तक? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 3। अपने क्या देखेंगे? उसके 3 मतलब ऊपर वाली जो फैमिली है वहां तक अपने रिकॉर्ड देखेंगे कि उनका अच्छा रिकॉर्ड है या कैसा रिकॉर्ड है। उसके आधार पर अपने क्या कर लेंगे? उसकी संतति का चयन कर लेंगे। जो भी अपने को प्रोजनी प्राप्त हुई है उसका चयन कर लेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? वंशावली चयन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, यानी कि बी होगा। बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नर पशु के चयन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, यानी कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ मेल एनिमल। यानी कि अब अपने को क्या करना है? नर का चयन करना है। नर का चयन क्यों करेंगे? अपनी ब्रीडिंग पर्पज से करेंगे। अच्छी क्वालिटी का ही अपनी नर जो है वो चूज करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे, ताकि अपनी जो अपनी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, अपनी को जो प्रोजनी मिल रही है वो अच्छी क्वालिटी की मिले, उसमें सारे के सारे गुण हों। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं? नर पशु का चयन करते हैं। तो कौन सा मेथड होगा जो सबसे अच्छा माना जाएगा? ए संतति परीक्षण, बी व्यक्तिगत चयन, सी वंशावली चयन, या डी पारिवारिक चयन? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा प्रोजनी टेस्ट। यानी कि अपने क्या करते हैं? जो अपने जो संतति है उसके आधार पर अपने क्या कर देते हैं? नर पशु का चयन कर लेते हैं। इसको और क्या बोला जाता है? जीनोटिपिक सिलेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीनोटिपिक सिलेक्शन भी बोला जाता है। यानी कि क्या जाते हैं? संतति के अंदर जीन ही जाते हैं। अब वो जीन जो संतति के अंदर गए उन्हीं के आधार पर अपने क्या करेंगे? उसके पेरेंट्स का चयन कर रहे हैं। कौन से पेरेंट्स का? मेल का। तो इसको क्या बोला जाता है? जीनोटिपिक सिलेक्शन बोला जाता है। इसके अलावा तुम्हारा आता है व्यक्तिगत चयन, यानी कि पर्सनल सिलेक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं? इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फिनोटिपिक सिलेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिनोटिपिक सिलेक्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फिनोटिपिक सिलेक्शन? यानी कि अपने उसके बाहरी जो रंग रूप आकार है उनके आधार पर अपने क्या कर लेते हैं? संतति का चयन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नर पशु के चयन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? संतति परीक्षण। कौन सी? संतति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साइलेज बनाने के लिए श्रेष्ठतम फसल है, यानी कि अपनों ने साइलेज और हे बनाया था, साइलेज बनाने के लिए श्रेष्ठतम फसल कौन सी है? व्हाट इज द बेस्ट क्रॉप फॉर मेकिंग साइलेज? फर्स्ट ज्वार, बी मक्का, सी बरसीम और डी बाजरा। तो बताओ, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना कि हे के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साइलेज बनाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? मक्का का यूज करते हैं, यानी कि मेज का यूज किया जाता है। और बरसीम किसके लिए यूज करते हैं? जो अपने हे बनाते हैं उसके लिए सबसे अच्छी, सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? बरसीम है। बट साइलेज के लिए पूछा जाए तो कौन सी है? मक्का है। फिर क्वेश्चन आता है अच्छे साइलेज की पीएच होती है, यानी कि अपनों ने जो साइलेज बनाया है उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हुई है, तो उसमें क्या बढ़ेगी? अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता बढ़ेगी तो उसका पीएच कितना होना चाहिए? जो साइलेज अच्छी साइलेज के लिए सूटेबल माना जाता है कि अगर इसका पीएच इतना रहेगा तो ये सबसे अच्छी साइलेज होगी। तो क्या उसमें 3.5 से 4.2 पीएच होनी चाहिए, 4.2 से 4.5 या 4.5 से 4.8 या 4.8 से ज़्यादा? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर तुम लोगों ने ये साइलेज ढंग से पढ़ा है तो तुम इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3.5 से 4.2 इतनी पीएच होनी चाहिए साइलेज के अंदर। वही साइलेज अपनी क्या मानी जाती है? गुड क्वालिटी की मानी जाती है। उसकी क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। कैसी क्वालिटी का साइलेज होगा? अच्छी क्वालिटी का होगा। तो याद रखना है 3.5 से 4.2 पीएच क्या होता है कि साइलेज क्या होती है? सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी कर्तन दांत। कर्तन दांत मतलब कि इंसाइजर दांत। कैसे दांत? इंसाइजर। और वो भी कैसे? टेम्परेरी, यानी कि कैसे? अस्थायी दांत कब निकलते हैं? उनका पहला जोड़ा। अच्छा, पूछा जा रहा है कि कब तक सारे के सारे निकल जाएंगे, यानी कि सारे के सारे अस्थायी जो दांत हैं, यानी कि जिनको अपने क्या बोल देते हैं? दूधिया दांत बोला जाता है। तो बताओ वो कब निकल जाएंगे सारे के सारे? 2 मंथ में, 6 मंथ में, 12 मंथ में या 1 मंथ में? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि गाय भैंस में अस्थायी दांत कितने होते हैं और स्थायी दांत कितने होते हैं? अस्थायी दांत कितने होंगे और स्थायी दांत कितने होंगे? टोटल बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो तो होगा 1 माह। क्या होगा? 1 माह, यानी कि अपना पशु जो होगा उसके 1 मंथ में सारे के सारे दूधिया दांत जो हैं वो निकल जाते हैं। तो अब मैं पहले तुम्हें बता देती हूँ कि अस्थायी दांत तो कितने होते हैं? 20 होते हैं गाय भैंस के अंदर। और स्थायी दांत कितने होते हैं? 32। 32 दांत क्या पाए जाते हैं? स्थायी पाए जाते हैं। उसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि जो अस्थायी कर्तन दांत है, इंसाइजर टीथ है, वो कब कब कैसे निकलेंगे? अगर पशु 1 वीक का हो गया फिर उसमें क्या निकल जाएंगे? पहली जोड़ी। कितने जोड़ी निकालने अपने को? 4 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि कितने पाए जाते हैं? 8 इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। और कितनी पाए जाते हैं? 4 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने? 4 जोड़ी। तो फर्स्ट वीक के अंदर कौन सी निकलेगी? फर्स्ट जोड़ी निकलेगी। कैसे दांतों की? अस्थायी। फिर पशु क्या हुआ? 2 वीक का हुआ। जैसे ही पशु क्या हुआ? 2 वीक का हुआ तो इसमें क्या निकल जाएगी? दूसरी जोड़ी भी दांतों की निकल जाएगी। फिर पशु 3 वीक का हुआ। 3 वीक का होते ही उसके अंदर तीसरी जोड़ी निकल जाएगी। जैसे पशु 4 वीक का हुआ तो उसके अंदर कौन सी दांतों की जोड़ी निकल जाएगी? 4, 4th नंबर जोड़ी निकल जाएगी। और वो भी कैसी? अस्थायी। तो 1 मंथ के अंदर कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। तो पशु के सारे अस्थायी दांत कब निकल जाएंगे? जब वो 1 मंथ का होगा। जब वो 1 मंथ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अब क्या पूछा है? स्थायी कर्तन दांत। क्या पूछा? पहले तो क्या पूछा था? अस्थायी सारे के सारे कर्तन दांत कब निकल जाते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है? स्थायी कर्तन दांतों का पहला जोड़ा कब बाहर निकलता है,
यानी कि व्हाट डज द फर्स्ट पेयर ऑफ परमानेंट इंसाइजर टीथ कम आउट इन काउ, बफेलो, शिप एंड गोट। तो कब निकलेगा? जब वो 1 वर्ष का हो जाएगा तब, या 4 से 5 वर्ष का होगा तब, या 2 से 2.5 वर्ष का होगा तब, या 6 मंथ का होगा तब। मैं सारे के सारे ऑप्शन इसलिए नहीं एक्सप्लेन करी क्योंकि इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे उनको। तो बताओ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 से 2.5 वर्ष। यानी कि जब अपना पशु 2 से 2.5 वर्ष का हो जाएगा तब उसके अंदर क्या निकल जाएगा? पहला स्थायी कर्तन दांतों का जोड़ा निकल जाएगा। जब वो 2.5 से 3 वर्ष का होगा तो उसके अंदर कौन सा जोड़ा निकल जाएगा? दूसरा। जब वो 3 से 3.5 वर्ष का होगा तब उसके अंदर कौन सा निकल जाएगा? तीसरा जोड़ा निकल जाएगा। और वो जब 3.5 से 4 वर्ष का जो होगा तब उसमें क्या निकल जाएगा? चौथा जोड़ा निकल जाएगा। वो भी कैसे? स्थायी। वो भी कैसे? स्थायी। तो मेनली तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फर्स्ट स्थायी कर्तन दांतों का जोड़ा कब निकलता है। तो याद रखना है 2 से 2.5 वर्ष। फिर आता है अपने क्वेश्चन च्वर्णक दांत। च्वर्णक दांत कौन से होते हैं? मैंने बताया था जो मोलर टीथ जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? च्वर्णक दांत बोला जाता है। पहले इस क्वेश्चन पर जाने से पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि जो अपने प्री मोलर हैं और जो मोलर हैं उन दोनों दांतों को मिलाकर क्या बोला जाता है? इन दोनों को मिलाकर अपने क्या टर्म देते हैं इसको? तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। च्वर्णक दांत की पहली जोड़ी कब निकलती है? यानी कि जो अपने मोलर टीथ जो होते हैं वो पहली उनकी जोड़ी जो होती है वो कब निकलती है? और मोलर दांत कैसे होते हैं? क्या वो अस्थायी निकलते हैं? नहीं निकलते। अस्थायी कभी भी नहीं निकलते हैं। मोलर दांत हमेशा स्थायी ही होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए ऐसे कौन से दांत है जो हमेशा स्थायी ही निकलते हैं, तो कौन से बताएंगे? अपने च्वर्णक दांत, मोलर दांत। और अगर पूछा जाए स्थायी और अस्थायी दोनों टाइप के कौन से दांत निकलते हैं, तो इंसाइजर भी निकलते हैं और प्रीमोलर भी कैसे निकलते हैं? स्थायी और अस्थायी दोनों टाइप के निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यानी कि मोलर टीथ कब निकल जाएंगे? जब अपना एनिमल जो है कितने मंथ का हो जाएगा? 6 माह का हो जाएगा। तब उसमें पहली जोड़ी किसकी निकलेगी? तब उसमें पहली जोड़ी निकलेगी मोलर दांतों की। मोलर दांतों की जो फर्स्ट जोड़ी है वो निकल जाएगी। फर्स्ट पेयर मोलर दांतों का कब निकल जाएगा? जब पशु अपना 6 मंथ का हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है तो याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय में मध्यकाल कितने समय रहता है? यानी कि जो हीट पीरियड जो होता है, स्ट्रेस जो पीरियड होता है वो कितने पीरियड का रहता है? क्या वो 12 से 24 घंटे तक, 36 से 48 घंटे तक, 5 से 6 दिन या 8 से 10 दिन? उसके अलावा तो मुझे भैंस का भी बताओ, उसके अलावा भेड़ का और उसके अलावा बकरी का भी। इसमें किसका पूछा है? गाय का पूछा है। तो फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब पशु अपना उसका जो मध्यकाल है गाय का वो कितना होता है? 12 से 24 घंटे तक का होता है। कितना होता है? जब पशु 12 से 24 घंटे का होता है। फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है कि जो भैंस जो होती है उसमें कितना होता है? उसमें होता है 12 से 36 घंटे। कितना होता है? 12 से 36 घंटे। अगर भेड़ का पूछा जाए तो भेड़ का कितना होता है? 1 से 1.5 दिन। 1 से 1.5 दिन किसका होता है? मध्यकाल भेड़ का होता है। बकरी का पूछा जाए तो 1 से 2 दिन। कितना? 1 से 2 दिन। इन चारों एनिमल का तो याद रखना है, अच्छे से याद कर लेना। 12 से 24 घंटे तो किसका होता है? गाय को होता है। अगर पूछा जाए भैंस का कितना होता है तो 12 से 36 घंटे। भेड़ का पूछा जाए तो 1 से 1.5 दिन। बकरी का पूछा जाए तो 1 से 2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में किस प्रकार के दांत अनुपस्थित होते हैं? यानी कि विच टाइप ऑफ टीथ आर एब्सेंट इन काउ, बफेलो, शिप एंड गोट? तो बताओ क्या उसमें कील दांत नहीं पाए जाते, च्वर्णक दांत नहीं पाए जाते, कर्तन दांत नहीं पाए जाते, या अगर च्वर्णक दांत नहीं पाए जाते?
तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, मैंने बताया था जो कील दांत होते हैं वो तो किस में पाए जाते हैं, जो मांसाहारी जो होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, कील दांत पाए जाते हैं। तो अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी क्या है, ये तो शाकाहारी है, ये तो क्या है, शाकाहारी है। शाकाहारी हैं तो इनके अंदर कील दांत नहीं पाए जाते। कौन से दांत नहीं पाए जाते, कील दांत नहीं पाए जाते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कील दांत होगा। कौन से 3 टीथ पाए जाते हैं, मोलर पाए जाते हैं, इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं और प्री मोलर पाए जाते हैं। ये तीनों टाइप के टीथ पाए जाते हैं और ये टोटल मिला के कितने पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सारे के सारे इसका बेनिफिट ले सकें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय भैंस में कर्तन दांतों की संख्या होती है, यानी कि जो इंसाइजर टीथ जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। क्या वो 4 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, 8 जोड़ी होते हैं या 12 जोड़ी होते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कितने पाए जाते हैं, 4 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर संख्या में बात करें तो कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, और 8 पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं तो ओनली जो निचला जो जबड़ा है, जो निचला जो जबड़ा है वहां पर क्या पाए जाते हैं, इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं। तो ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाएगा, ऊपरी जबड़े में पाई जाती है डेंटल पेड। क्या पाई जाती है, डेंटल पेड पाई जाती है। डेंटल पेड क्या होती है, डेंटल पेड एक हार्ड टिश्यू की लेयर होती है, हार्ड टिश्यू की लेयर होती है जिसे क्या बोला जाता है, डेंटल पेड बोला जाता है। यानी कि कठोर ऊतकों की एक परत होती है जिसे डेंटल पेड बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी करो। 17 नंबर अपने क्वेश्चन है, खीस में उपस्थित मुख्यतः एंटीबॉडी होती है। यानी कि अब इनमें से बताना है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो किसके अंदर पाई जाती है, खीस के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, खीस के अंदर पाई जाती है। खीस क्या होता है, पशु के ब्याने से 15 दिन बाद या 15 दिन पूर्व जो लैक्टेशन या जो शरण अपने को प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है, खीस बोला जाता है। तो कौन सी एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है, आईजीजी। कौन सी पाई जाती है, आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर खीस के अंदर एंटीबॉडी की बात करें कौन सी पाई जाती है, आईजीजी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नवजात को मां से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि अपने क्या करते हैं, अलग अलग मैंने तुम्हें मेथड बताए थे। जो नवजात जो बछड़ा है उसको पालने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें अपने नवजात को क्या करते हैं, उसकी मां से अलग कर देते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। क्या उसको वीनिंग बोला जाता है, कास्टेशन बोला जाता है, कास्टिंग बोला जाता है या डबिंग बोला जाता है। तो इसमें से एक ऑप्शन जो है वो तुम्हारा राइट है और बाकी ऑप्शन के बारे में मुझे तुम लोग बताओगे कमेंट सेशन में बताना, क्योंकि ये सारे पीछे वाली क्लासों में बता चुकी मैं। तो नवजात को मां से अलग करना क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। कास्टेशन क्या होता है, पशु को गिराना। पशु को गिराना क्या कहलाता है, कास्टेशन कहलाता है। कौन सी साइड में गिराते हैं, दाईं साइड में गिराते हैं। सॉरी, कास्टिंग कहलाता है। कास्टिंग जो होता है वो क्या कहलाता है, पशु को गिराना। कास्टेशन क्या होता है, जो अपना नर जो होता है केटल का, बफेलो का, उसको क्या करना, उसकी प्रजनन जो क्षमता है उसको नष्ट करना क्या कहलाता है, प्रजनन क्षमता को नष्ट करना क्या कहलाता है, कास्ट्रेशन कहलाता है। फिर आता है डबिंग। डबिंग क्या होता है, जो अपनी मुर्गियां जो होती हैं, मेनली जो अपने पक्षी होते हैं, पक्षियों में कौन सी, मुर्गियां। मुर्गियों की तुम लोगों ने देखा होगा कि उसका जो फेस जो होता है ऊपर भी कलंगी पाई जाती है और नीचे भी ऐसे कुछ वेटल्स जो लटकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वेटल्स बोला जाता है। या कलिंग जो होती है उनको अपनी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उनको हटाना ही क्या कहलाता है, डबिंग कहलाता है।
क्या कहलाता है? डबिंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब देखो तुम्हारे एक क्वेश्चन के साथ साथ कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे एक्सप्लेन हो गए। तो इसी तरह अपने एक करते तो अपने 20 क्वेश्चन है, बट उसके साथ साथ हर ऑप्शन के बारे में कुछ जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली है वो भी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। तो इस टाइप से तुम्हारे लगभग 40-50 क्वेश्चन क्या रोज हो जाते हैं। 19वां अपने क्वेश्चन है, जंगली पशु को पालतू बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि अपने पहले पालते नहीं थे पशुओं को, जंगली होते थे पशु, फिर अपनों ने धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया? उनको पालना स्टार्ट किया। तो पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है? यानी कि अपने जो जंगली पशु हैं उनको अपने पाल रहे हैं, उनको पालतू बनाना अपने क्या बोलेंगे? क्या उसको कास्टिंग बोला जाता है, रियरिंग बोला जाता है, या डोमेस्टिकेशन बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं? कास्टिंग अभी बता के आई हूँ क्या होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, रियरिंग, डोमेस्टिकेशन, या कोई नहीं भी तो हो सकता है। जो एग्जामिनर है कोई नहीं का ऑप्शन ऐसे ही नहीं दे देता, कई बार वो भी उस पर भी अपने को ध्यान देना होता है कि वो ऑप्शन भी अपना राइट हो सकता है। तो अगर सीधा नॉर्मल पूछा जाता कि पशुओं को पालना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। बट यहाँ पर अपने से क्या पूछा गया है? जो जंगली जो पशु हैं उनको अपने क्या बना रहे हैं? पालतू बना रहे हैं। धीरे धीरे उनको क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। तो डोमेस्टिकेट करना डोमेस्टिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेस्टिकेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले पालतू बनाया गया रूमिनेंट कौन सा है? अब तुम लोगों को ये बताना है, ये नहीं पूछा कि सबसे पहले अपनों ने कौन सा एनिमल पालना स्टार्ट किया था, ये पूछा गया है कि कौन सा फर्स्ट जो एनिमल था जिसको अपन क्या किया था, ऐसा कौन सा था? रूमिनेंट जो था, यानी कि जो रूमिनेंट होते हैं, नॉन रूमिनेंट होते हैं, सूडो रूमिनेंट होते हैं, उसमें से किसके बारे में पूछा गया है? रूमिनेंट के बारे में पूछा गया है। तो उसको सबसे पहले ऐसा कौन सा पशु था जो रूमिनेंट था और उसको अपनों ने सबसे पहले पाला था? क्या उसका ऑप्शन भेड़, बकरी, गाय या भैंस होगा? बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो किसको पालना स्टार्ट किया था अपनों ने? सबसे पहले बकरी को। किसको पालना स्टार्ट किया था? बकरी को। बकरी भी किस में आती है? जुगाली करती है ना, तो किस में आती है? रूमिनेंट्स में आती है। किस में आती है? रूमिनेंट्स में आती है। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या होगा? बकरी होगा। तो आज के तुम्हारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। होप सो सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और तुम चाहते हो कि मैं रोज़ तुम्हारे लिए ऐसे ही नए नए क्वेश्चन लेकर आती रहूं और तुम्हारी तैयारी अच्छे से होती रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और तुम्हें जो नई वीडियो है उसकी अपडेट मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।